Hello friends, this is SP Singh and welcome to Smarter Everyday. Dear friends, पिछले क्लास में हमने ये चैप्टर पढ़ रहे थे हम शिक्षा एवं दर्शन। दर्शन शास्त्र क्या है ये हमने जाना है ना। अच्छा, कुछ लोग जो पूछते रहते हैं कि सर ये कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल क्लास है क्या, लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए हेल्पफुल क्लास है क्या। मेरे प्यारे दोस्तों, ये देखिए मेरे पास लखनऊ यूनिवर्सिटी का प्रॉपर फर्स्ट सेमेस्टर का क्या है ये सिलेबस है ना। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग तो पढ़ा रहा हूँ आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि जो है हम बार बार सबसे पूछें कि ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के लिए है या कानपुर यूनिवर्सिटी के लिए है। तो ये जो मैं क्लास आपको दर्शन की दे रहा हूँ ये लखनऊ यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यूनिट सेकेंड की क्लास है, ठीक है। और आपको देखिए मैंने आदर्शवाद पढ़ा दिया, प्रकृतिवाद पढ़ा दिया, प्रयोजनवाद पढ़ा दिया, यथार्थवाद पढ़ा दिया है ना। अब जो दर्शन का अर्थ, अवधारणा, प्रकृति दर्शन के ये सब हमें पढ़ाना बाकी है। दर्शन का अर्थ भी हमने पढ़ा दिया, बाकी चीज़ें रहती हैं। अब सुन लें कानपुर यूनिवर्सिटी वाले कि कानपुर यूनिवर्सिटी वाले कहीं ऐसा ना सोचे कि हमारे लिए नहीं है। जी नहीं, ये जो देखिए ये जो बुक है प्रॉपर शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य, ये लखनऊ यूनिवर्सिटी की है, ठीक है। और ये बुक है हमारे पास कानपुर यूनिवर्सिटी की जिसका शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य नाम है इसका। और मैं सब आपको दिखा देता हूँ, आप लोग परेशान ना हो, कंफ्यूज ना हो कि अब देखिए मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ये जो बुक है इसमें चैप्टर है शिक्षा एवं दर्शन चैप्टर 4 और कानपुर यूनिवर्सिटी में नाम है दर्शन एवं शिक्षा चैप्टर 4, ठीक है। दोनों में लखनऊ यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी दोनों में चैप्टर 4 है आपका, ठीक है। और परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो प्रॉपर लखनऊ यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी के का तो मुझे पता है कि आपका ये पेपर फर्स्ट है, ठीक है। और जो बाकी अदर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं वो अपना कंफर्म कर लें कि ये जो टॉपिक है हमारे में वो किस सब्जेक्ट का है और किस पेपर का है, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो मैं सबका नॉलेज तो नहीं रख सकता, लेकिन फिर भी मैं लखनऊ, कानपुर, आगरा, CCS 4 यूनिवर्सिटीज़ की जानकारी रखता हूँ क्योंकि चारों यूनिवर्सिटी में पढ़ाता हूँ तो इनकी जानकारी है। लेकिन बाकी आप लोग बार बार कंफ्यूज ना हो, ना परेशान हो कि सर ये हमारे लिए हेल्पफुल है कि नहीं है। और ये तो लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस हो गया, मैंने पीछे डिस्कस भी किया हुआ है वीडियो में। और आज मैं बाकी जो अदर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका भी सिलेबस मैं निकलवा लेता हूँ, कंप्यूटर से निकलवा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको मैं उसके अकॉर्डिंग दिखा दूंगा आपको, ठीक है। उसकी PDF भी शेयर कर दूंगा, आप लोग परेशान ना हो। अगर कोई भी आपका डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। और हमने दर्शन शास्त्र क्या है इसको पढ़ लिया था। अभी कुछ चीज़ें हैं जो इस बुक में ठीक हैं तो वो मैं बुक से पढ़ा रहा हूँ, बाकी मैं नोट्स से ही पढ़ाना पसंद करता हूँ और मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने नोट्स तैयार करूँ उससे पढ़ाऊँ, क्योंकि बुक में कई चीज़ें फिर फालतू दी होती हैं तो आप लोग कंफ्यूज होते हैं और मुझे भी फिर मज़ा नहीं आता है। मुझे पढ़ाने में मज़ा तब आता है जब मैं अपने नोट्स तैयार करके आपको पढ़ाता हूँ, क्योंकि ये बुक हो गई, वो बुक हो गई और एक दो बुक हैं तो सारे बुक का कलेक्शन मुझे जहाँ से जो लाइन बेस्ट मिलती है वो लिख करके आप तक हम शेयर करते हैं अकॉर्डिंग टू जो हमारे नोट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, दर्शन शास्त्र के कार्य भी पढ़ लिए थे। आज हम दार्शनिक पद्धतियाँ पढ़ेंगे। चलिए, दार्शनिक जो पद्धति होती है इसके अंतर्गत हम उन पद्धतियों को सम्मिलित करते हैं जो किसी भी तथ्य या समस्या को समझने में हमारी मदद करते हैं। दार्शनिक पद्धति क्या है, फिलोसॉफिकल मेथड्स क्या है, इसमें हम उन मेथड्स को इंक्लूड करते हैं जो किसी भी फैक्ट या किसी भी प्रॉब्लम को समझने में हमारी हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं। दर्शन शास्त्र की पद्धतियां वैज्ञानिक पद्धतियों के अनुरूप हैं। दर्शन शास्त्र के अध्ययन के लिए उपयोग की जाने वाली पद्धतियां आगमन, निगमन, वार्तालाप, विश्लेषण, संश्लेषण, ये सब विधियां होती हैं। पहले हम आगमन विधि को समझेंगे। इसके अंदर दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर डियर फ्रेंड्स आपको बता दूं कि आपकी प्रॉपर क्लासेस
1 तारीख से चलेंगी, क्योंकि अभी मैं थोड़ा टाइम इशू है मेरे पास, क्योंकि यूपी टेट के लिए कुछ मेरा ऑफलाइन बैच चल रहा है, तो उसमें हम ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो इस चक्कर से मैं क्लासेज नहीं दे पा रहा हूँ। उनका यूपी टेट वालों का पेपर हो जाए, उसके बाद 1 तारीख से कंटिन्यू क्लासेज आपको मिलेंगी, और शायद एक दिन में 2-2 3-3 क्लासेज मैं प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप बहुत बेस्ट कर पाएँ। चलिए, इसीलिए हम ऑनलाइन क्लासेज नहीं दे पा रहे हैं, ऑफलाइन में थोड़ा उनका कंप्लीट करा रहे हैं, उसके बाद करवाते हैं। आगमन विधि क्या है कि इसके अंदर दार्शनिक सिद्धांतों के आधार पर अपने अनुभवों की व्याख्या की जाती है, और यदि किसी एक ही सिद्धांत के द्वारा वह अपने उद्देश्य की पूर्ति कर सकने में असमर्थ रहता है, यानी कि जो आगमन विधि है इसके अंदर जो दार्शनिक सिद्धांत हैं उनके बेस पे अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं उनको एक्सप्लेन किया जाता है, और अगर किसी एक सिद्धांत के द्वारा वह उसका जो उद्देश्य है वो पूर्ण नहीं हो पाता है या करने में वो असमर्थ रहता है, तो वह किसी अन्य उचित सिद्धांत का सहारा लेता है। ठीक है, और इसमें यह बात निश्चित है कि सिद्धांत की असफलता का मतलब होता है दर्शन की असफलता। जैसे किसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग हम काम कर रहे हैं, उस सिद्धांत का यूज कर रहे हैं, अगर वो सिद्धांत हमारा असफल हो जाता है, इसका मतलब दर्शन की असफलता। इस पद्धति में हम विभिन्न धारणाओं के द्वारा एक सामान्य दर्शन तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। संक्षेप में कहें तो आगमन विधि का अभिप्राय है अनुभवों के द्वारा प्राप्त जो तथ्य हैं उनका अवलोकन और उनमें व्याप्त नियमों को ढूंढना। एक लाइन में आप बात को याद रखना चाहें तो रख सकते हैं कि आगमन विधि, दार्शनिक पद्धति में जो आगमन विधि है, आगमन विधि का मतलब है अनुभवों के द्वारा अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पे जो भी फैक्ट्स हमको मिले हैं उनका अवलोकन और उनमें जो नियम व्याप्त हैं उनको ढूंढना, उनका अन्वेषण करना। ठीक है, यह है आगमन विधि। अब हम पढ़ेंगे निगमन विधि। बाकी इसकी मैं इसका मैं अपने आप भी एक PDF तैयार करूंगा अपने हैंड रिटन के बना करके, और फिर मैं वो आप तक शेयर कर दूंगा। टाइम इशू की वजह से क्लासेस नहीं दे पा रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो आज बुक से ही पढ़ा देते हैं, क्योंकि PDF तैयार करने में टाइम लगता है। निगमन विधि क्या है? डिडक्टिव मेथड। इसमें हम सामान्य तथ्यों की स्थापना पहले कर लेते हैं। आगमन में क्या है कि इसमें दार्शनिक सिद्धांतों के बेस पे अपने एक्सपीरियंसेस को एक्सप्लेन किया जाता है, और निगमन विधि में जो सामान्य तथ्य हैं उनकी स्थापना पहले कर लेते हैं। उसके पश्चात हम विशिष्ट की ओर बढ़ते हैं, यानी सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। निगमन में सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। उदाहरण, सभी मनुष्य अमर हैं। ठीक है, सभी मनुष्य अमर हैं, जनरल सी बात हो गई। राम एक मनुष्य है, प्रॉपर राम की बात कर रहे हैं, इस कारण वह भी अमर है। ठीक है, तो हम इसमें सामान्य, सभी मनुष्य अमर हैं, सामान्य सी बात हो गई, सब अमर हैं। ठीक, राम एक मनुष्य है, बढ़ गए हम, विशिष्ट की ओर बढ़े, फिर इसी कारण वह भी अमर है, तो ये सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं इसमें हम। फिर क्या है? वार्तालाप विधि। देखिए, डायलैक्टिकल मेथड, इसके अंतर्गत हम 3 पदों को सम्मिलित करते हैं, थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। ठीक है, इसमें हम जब किसी भी तथ्य की स्थापना करते हैं तो वह थीसिस है, और इसके अगर अपोजिट जाएंगे तो इसके विरोध में फैक्ट्स को एकत्रित करना, कलेक्ट करना एंटीथीसिस है, और इन दोनों में समन्वय करना सिंथेसिस कहलाता है। ठीक, विश्लेषण की बात करेंगे, एनालिसिस की। इनमें शब्दों और अर्थों का विश्लेषण किया जाता है, उसके पश्चात किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है। पहले शब्दों और अर्थों का विश्लेषण किया जाता है, उनका एनालिसिस किया जाता है, उसके पश्चात किसी हम कंक्लूजन या निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं। इस पद्धति को यथार्थवादी दर्शन बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। जो हमारी विश्लेषण विधि है, इस पद्धति को यथार्थवादी दर्शन बहुत महत्वपूर्ण देता है। ठीक, चलिए संश्लेषण की तरफ बढ़ें। देखिए संश्लेषण, इसमें हम विभिन्न निष्कर्षों के मध्य समन्वय स्थापित करते हैं।
जो भी फैक्ट्स होते हैं उनका निष्कर्ष निकालते हैं, फिर उनके बीच हम समन्वय स्थापित करते हैं और फिर किसी सामान्य सत्य पर पहुंचते हैं। समन्वय स्थापित करते समय हम नए प्रारूपों और फैक्ट्स को जन्म देते हैं, तथ्यों को जन्म देते हैं। देखिए, आदर्शवादी विचारक विश्लेषण की अपेक्षा संश्लेषण में अधिक रुचि लेते हैं। जो आदर्शवादी विचारक हैं, आदर्शवाद मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, वो विश्लेषण की अपेक्षा संश्लेषण में अधिक रुचि लेते हैं। परंतु हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दार्शनिक चिंतन के लिए सिर्फ संश्लेषण ही पर्याप्त नहीं है, विश्लेषण की भी आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट है सहज अंतर्दृष्टि, इंट्यूशन। दार्शनिक विचारधारा यह मानकर चलती है कि सत्य एक पहुंचने का बहुत ही सशक्त तरीका अंतर्दृष्टि है। अगर हमें सत्य की जानकारी लेनी है, सत्य की गहराई तक पहुंचना है, तो उसके लिए अंतर्दृष्टि का होना बहुत आवश्यक है। जो व्यक्ति तत्व मीमांसा या ज्ञान मीमांसा को समझते हैं, वह यह मानकर चलते हैं कि सत्य क्या है और वास्तविकता क्या है। इसकी खोज व्यक्ति के सहज अंतर्दृष्टि के द्वारा ही संभव है। अगर हमारे अंदर अंतर्दृष्टि नहीं होगी तो हम चीज़ों को, उनके फैक्ट्स तक नहीं पहुंच सकते। मनन क्या है? मनन के द्वारा व्यक्ति विवेकजन्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। मनन करके जो सही है, सटीक है, उस नॉलेज को वो गेन कर सकता है। संश्लेषण विधि में भी हम मनन का सहयोग लेते हैं। मनन मतलब किसी चीज़ पर बहुत अच्छे से जो है उसके बारे में सोचना, विचारना। मनन एक सृजनात्मक तरीका है जिसके द्वारा हम इस संसार के संपूर्ण स्वरूप को संश्लेषण के द्वारा चित्रित करते हैं। इसके बाद आती है आलोचना। क्रिटिसिज्म क्या है? इसके द्वारा हम दर्शन द्वारा स्थापित जो रूल्स हैं और जो उनके कंक्लूजन्स हैं, उनका आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं। लेकिन बिना संश्लेषण और मनन के यह विधि अपूर्ण रहती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे दार्शनिक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। शिक्षा के दार्शनिक आधार क्या है, ये देखिए। अब ऐसे अगर हम पढ़ाएंगे या आप पढ़ेंगे तो ये बोरिंग सा लगेगा। इसको मैं अपने अकॉर्डिंग इजी लैंग्वेज में लिख लेता हूँ, पूरा जैसे निबंध टाइप लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा है ना। तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, फिर आप तक शेयर करेंगे। और तब तक के लिए हम इस जो कानपुर यूनिवर्सिटी की बुक है इसके अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। दर्शन व शिक्षा के उद्देश्य को जानते हैं, समझते हैं। ठीक है, चलिए। दर्शन व शिक्षा के उद्देश्य क्या है? जॉन डीवी कहते हैं कि दर्शन का संबंध शिक्षा के लक्ष्यों को निर्धारित करने से है। क्या कहते हैं? दर्शन का संबंध शिक्षा के जो लक्ष्य हैं उनको निर्धारित करने से है। दर्शन के द्वारा जीवन के मूल्यों को ज्ञान प्राप्त होता है और शिक्षा के द्वारा इन मूल्यों की प्राप्ति होती है। दर्शन के बेस पे जीवन के जो हमारे मूल्य हैं उनका ज्ञान प्राप्त होता है और शिक्षा के द्वारा जो ये मूल्य हैं उनकी प्राप्ति होती है। दर्शन के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और शिक्षा के द्वारा उन मूल्यों की प्राप्ति होती है। जीवन के उद्देश्य व्यक्ति के आदर्श के अनुरूप अलग अलग होते हैं, अतः शिक्षा के उद्देश्य भी भिन्न हो जाते हैं। समय के अनुसार जीवन के उद्देश्य परिवर्तित होते रहते हैं। समय के अनुसार हमारे जो जीवन के जो लक्ष्य हैं, जो एम्स हैं, वह बदलते रहते हैं। व्यक्ति शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जीवन के उद्देश्यों का निर्धारण दार्शनिकों द्वारा होता है। व्यक्ति क्या करता है? शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन के उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करता है। जीवन के उद्देश्यों को सामने रखकर ही शिक्षा अपने कार्य में अग्रसर होती है और इस प्रकार दार्शनिक जीवन का लक्ष्य निर्धारित करते हैं। शिक्षक बालकों को उस लक्ष्य की प्राप्ति की क्षमता प्रदान करते हैं जिसे वह पा सकता है। राजनीतिक दर्शन का भी प्रभाव उद्देश्य निर्धारण पर पड़ता है। जिस देश में जिस समय जो राजनीतिक दर्शन होता है उसी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य भी निर्धारित हो जाते हैं। फिर है दर्शन और पाठ्यक्रम। फिलॉसफी और कैरिकुलम, मतलब ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि दर्शन और पाठ्यक्रम के बीच संबंध बताइए। और एक क्वेश्चन ये है, ये देखिए, दर्शन और शिक्षक के बीच, ये बड़ा पूछते हैं क्वेश्चन। देखिए दर्शन और पाठ्यक्रम, देखिए
शिक्षा के उद्देश्यों के समान ही पाठ्यक्रम निर्धारण में भी दर्शन का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जिस प्रकार से शिक्षा के उद्देश्य का निर्धारण दर्शन के माध्यम से होता है, उसी प्रकार से जो पाठ्यक्रम होता है उसका निर्धारण भी दर्शन के द्वारा होता है। इसमें दर्शन की अहम भूमिका होती है। जिस देश में, जिस युग में जिस प्रकार की विचारधाराएं और आदर्श होते हैं, उसी के अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है। यानी कि जिस समय पर और जिस देश में जिस प्रकार की विचारधाराएं होंगी और आदर्श होंगे, उसी के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है, उसी के बेस पे पाठ्यक्रम कैरिकुलम तैयार किया जाता है। अगर बात करें पुराने समय की, तो आध्यात्मिक तथ्यों को महत्व दिया जाता था। प्राचीन समय में क्या था? आध्यात्मिक जो तथ्य होते थे उनका महत्व दिया जाता था। इसलिए पाठ्यक्रम में वेद, उपनिषद और अन्य धार्मिक मान्यताओं को स्थान दिया गया था, है ना। जो प्राचीन, जो पहले की शिक्षा थी, उनमें वेद, उपनिषद और जो धार्मिक मान्यताएं थी उनके बेस पे पढ़ाई लिखाई होती थी। आजकल की बात करें तो विज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया गया है। अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि जिस युग में यानी जैसा समय चल रहा है, जैसी विचारधाराएं हैं, उसी के अनुकूल पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। भाई प्राचीन समय में वेद, उपनिषद और जो धार्मिक चीजें होती थी उनके बाद उनकी ज़्यादा मान्यता थी, तो उनके बेस पे पाठ्यक्रम तैयार किया जाता था, वैसी पढ़ाई कराई जाती थी, वैसे पढ़ाया जाता था, उन चीज़ों को समझाया पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्या है? सब कुछ विज्ञान है। विज्ञान को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दिया गया है ना। तो कितना बदलाव हो गया? युग के अनुसार यानी कि समय के अनुसार, समय के अनुकूल बदलाव हुआ पाठ्यक्रम में। जैसे भौतिक शास्त्र आ गया, रसायन शास्त्र आ गया, जीव विज्ञान आ गया, आदि विज्ञान से संबंधित विषयों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किसके अकॉर्डिंग? समय के अकॉर्डिंग। दर्शन द्वारा पाठ्य विषयों के समन्वय द्वारा अध्ययन किया जा सकता है। अब है दर्शन और शिक्षण विधियां। दर्शन और शिक्षण विधियां, फिलॉसफी एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, इसको जानते हैं। जीवन के आदर्शों को प्राप्त करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए? जो हमारे जीवन के आदर्श हैं उनको प्राप्त करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए, यह दर्शन शास्त्र ही बताता है। कौन बताता है? दर्शन शास्त्र। शिक्षण विधियों का स्वरूप मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों से प्रभावित होता है। शिक्षण विधियों का मूल्यांकन दर्शन करता है। अच्छा एक बात बताइए, अगर पेपर ऑब्जेक्टिव आ जाए, क्योंकि हिस्ट्री में मतलब पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है कि बीएड के एग्ज़ाम आपके ऑब्जेक्टिव टाइप हों, लेकिन इस बार आगरा यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप हुए हैं पहली बार, है ना। तो मैं सोचता हूँ कि बीच बीच में हम लोग कम से कम 100 क्वेश्चंस या 50 क्वेश्चंस का कलेक्शन जैसे ही बनता है ऑब्जेक्टिव टाइप भी करते रहें, है ना। क्योंकि यूनिवर्सिटी बिल्कुल ऐन मौके तक नहीं डिसाइड कर पाती है कि क्या करवाना है। क्योंकि इस बार जो पेपर हुए थे ऑब्जेक्टिव, लास्ट टाइम तक बड़ा कन्फ्यूजन रहा क्या होगा, कैसे होगा। तो और जो स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं सर पेपर ऑब्जेक्टिव होगा कि सब्जेक्टिव होगा, तो माय डियर फ्रेंड्स अभी ये कहना मुश्किल है कि पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा, क्योंकि इस बार पहली बार पेपर ऑब्जेक्टिव हुए हैं। ठीक है, तो ये कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा। बाकी हम लोग पढ़ाई अपने कंटिन्यू करते रहेंगे। तो आप लोग अपनी जरा राय दें कि क्या हम लोग बीच बीच में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर सकते हैं, और जो है कि वो हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा जहाँ तक मैं समझता हूँ। तो बीच बीच में ऑब्जेक्टिव करते रहेंगे। तो आप लोगों की क्या राय है इस पर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, चलिए। तो शिक्षण विधियों का मूल्यांकन दर्शन करता है और व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुरूप ही शिक्षण विधियों का निर्धारण हो पाता है। अब देखिए, शिक्षण विधियों का निर्माण इस प्रकार किया गया। जैसे रूसो के अकॉर्डिंग, रूसो ने कौन सी विधि दी है? निषेधात्मक शिक्षा पद्धति। भिन्न भिन्न शिक्षा शास्त्रियों ने, यानी अलग अलग शिक्षा शास्त्रियों ने अलग अलग शिक्षण विधियों का निर्माण किया है। रूसो ने निषेधात्मक शिक्षण पद्धति दी है, फ्रॉबेल ने क्रिया पद्धति, मॉन्टेसरी इंद्रिय प्रशिक्षण, आदर्शवादी प्रश्नोत्तर वाद विवाद, प्रकृतिवादी इंद्रियों द्वारा सीखना, ये इनकी शिक्षण विधियां हैं।
प्रयोजनवादी ने प्रोजेक्ट और इकाई पद्धति पर जोर दिया है। यथार्थवादी ने निरीक्षण और स्वानुभव पद्धति पर जोर दिया है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ लेते हैं दर्शन और शिक्षक, बाकी ये फिर हम बाद में पढ़ेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास आपको मिलेगी वो मेरी हैंड रिटन नोट्स के अकॉर्डिंग मिलेगी, मैं तैयार कर लूँगा क्योंकि टाइम इशू है। चलिए देखिए दर्शन और शिक्षक क्या है। दर्शन और शिक्षक, आप लोग ये ना समझें कि जो है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सभी यूनिवर्सिटीज़ के कॉमन टॉपिक्स होते हैं। और देखिए लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो है वो लिखा है दर्शन शास्त्र व और अध्यापक, इसमें बहुत ज़्यादा दिया हुआ है इसके बारे में, और इसमें दिया हुआ है दर्शन और शिक्षक। ठीक है, तो सबके टॉपिक्स कॉमन है और पेपर 1 है आपका। प्रत्येक शिक्षक का अपना एक आदर्श और दर्शन होता है। शिक्षा के उद्देश्य और उनकी जो टीचिंग मेथड्स होती हैं उन पर शिक्षक के दर्शन की छाप पड़ती है। उच्च कोटि का दार्शनिक ही अच्छा शिक्षक होता है और अच्छा शिक्षा शास्त्री ही एक सच्चा दार्शनिक होता है। बात को ध्यान रखिए कि उच्च कोटि का जो दार्शनिक है वही अच्छा शिक्षक होगा और अच्छा शिक्षा शास्त्री ही एक सच्चा दार्शनिक होता है। दर्शन के अध्ययन से एक शिक्षक को सभी प्रकार का ज्ञान हो जाता है। शिक्षक के व्यक्तित्व में परोपकार, व्यवहार कुशलता, नैतिकता, आत्मविश्वास और प्रभावशीलता, इन गुणों का विकास होता है और उच्च व्यक्तित्व का प्रभाव बालकों के व्यक्तित्व पर अवश्य ही पड़ता है। जो ऐसे हमारे टीचर्स होते हैं हम उनको अपना आदर्श मान लेते हैं, और जिस प्रकार एक टीचर अपने आप को, उसकी जो पर्सनालिटी होती है, जैसे उसके गुण होते हैं, बच्चों पर भी उसका प्रभाव जरूर पड़ता है। शिक्षक अपने जीवन दर्शन और विचारधाराओं के आधार पर नई विचारधाराओं और आदर्शों को जन्म देते हैं। इस प्रकार शिक्षक भावी दर्शन की पृष्ठभूमि तैयार करता है, यानी कि फ्यूचर की जो दर्शन की जो पृष्ठभूमि है उसको तैयार करता है। ठीक है, सो डियर फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि आज के लिए क्लास में इतना ही रखा जाए। और अब अगर आपको 1 तारीख तक क्लास नहीं मिल पाती है तो आप लोग परेशान ना हो, क्योंकि उसके बाद हम लोग डबल मेहनत करने वाले हैं और टोटल अपने नोट्स से मैं पढ़ाऊँगा। और क्योंकि अभी मेरे यूपी टेट के ऑफलाइन बैच चल रहे हैं तो मैं उसमें बिजी हूँ उनका कोर्स कंप्लीट कराने में, क्योंकि उनका एग्ज़ाम आ गया, तो इसीलिए मैंने आज आपको क्लास दी है। और जो मैंने बताया है आपको कि मैं कानपुर यूनिवर्सिटी का सिलेबस निकलवा लूँगा, लखनऊ यूनिवर्सिटी का है हमारे पास, आगरा का भी निकलवाना है, सीसीएस का भी निकलवाना है, और उसके बाद हम लोग उसी के बेस पर तैयारी करेंगे। बाकी लखनऊ और कानपुर वाले एकदम कतई बेफिक्र होकर के जुटे रहें, सब कुछ उनका मटेरियल चल रहा है, उन्हीं की अकॉर्डिंग पढ़ाई हो रही है। और आपको बता दें मेरा एक और चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एसपी सर ब्लॉग्स के नाम से। अगर आपने अभी तक वहाँ फॉलो नहीं किया है तो प्लीज़ वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। कोई भी आपको प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, पेपर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा ये कह पाना बहुत मुश्किल है, और बहुत जल्दी हम इसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में। क्लास कैसी रही कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, क्योंकि आपकी राय बहुत आवश्यक है, क्योंकि मैं आपके अकॉर्डिंग ही चलता हूं, मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं चलता। जो आप लोग चाहते हैं उसी के बेस पे हम काम करेंगे। और बीएड फर्स्ट ईयर में आपके लेसन प्लान अब बनने होंगे, है ना, लेसन प्लान बनने होंगे, तो आपके जो भी लेसन प्लान हो उनका कि कौन सा लेसन प्लान आपको बनाना है उसका टॉपिक डाल दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूंगा कि आपका लेसन प्लान आपको प्रोवाइड कराया जाए। बहुत सारे लेसन प्लान मैंने बना करके डाल रखे हैं, वो आप ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में छोड़िए।